आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत शानदार और जानदार टॉपिक जिसे हम लोग बोलेंगे गॉस लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बोर्ड में गॉस लॉ में से क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन डिक्टेट करता हूँ। इट स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स of algebraic sum of all the charges enclosed by that surface। मतलब सपोज करो मैंने एक सरफेस अज्यूम किया, ये एक अज्यूम सरफेस लिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर जो चार्ज है वो मैंने अज्यूम कर लिया Q। इसके अंदर नेट चार्ज कितना अज्यूम कर लिया मैंने Q। अब इस सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से नेट कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो इसका जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यानी कि अगर हम लोग इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, अभी Q है, तो इस Q को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 1/ε0 से, तो ये मिल जाएगा मुझे फॉर्मूला किसका, फ्लक्स का, ठीक है। और ε0 की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगर हम सिंपल एग्जांपल लें इसका, सपोज करो मेरे पास में एक चार्ज है Q1, यहाँ मैंने एक चार्ज रखा -Q2, यहाँ चार्ज रखा मैंने +Q3, यहाँ चार्ज रखा मैंने -Q4 और यहाँ चार्ज रखा मैंने +Q5। तो अगर इस सरफेस से नेट कितना फ्लक्स पास होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फाई = σQ/ε0। सिग्मा क्यू का मतलब होता है कि जितना भी चार्जेस होता है इसका हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी एज इट इज आपको ऐड करना है। तो Q1 कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, -Q2 + Q3 - Q4 प्लस कितना हो गया Q5 अपॉन कितना हो गया ε0। इस तरीके से हम लोग किसी भी सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लक्स का मतलब आपको पता है कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर निकलती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ओके। अच्छा, अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है, केस नंबर 1, अगर यहाँ पे एक मीडियम में इंसर्ट कर देता हूँ, इफ मीडियम इज इंसर्टेड, अगर मैंने यहाँ पे एक मीडियम इंसर्ट कर दिया जिसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है बच्चों वो कितना गिवन है, εr गिवन है, या फिर आप कह सकते हो कितना गिवन है, K। अगर मीडियम गिवन है तो फाई = फॉर्मूला आपका बन जाएगा σQ/ε0। और कहीं भी जब मीडियम गिवन होता है तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ε0 को ऑलवेज किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको εr से मल्टीप्लाई करना है। तो मीडियम में फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है फ्लक्स का, फाई = σQ/ε0 × r। यानी कि अगर हम लोग मीडियम की बात करें तो मीडियम में जो फ्लक्स होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, मीडियम में फ्लक्स εr टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज होता है, εr टाइम्स। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा फाई = Q/ε0। अगर हम लोग बात करें अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरा सरफेस, यानी कि अगर मेरा सरफेस कैसा है या अगर मेरा चार्ज कैसा है बच्चों, मेरा चार्ज अगर एनक्लोज चार्ज है तो हम लोग ऑलवेज क्या अप्लाई करते हैं, फाई = Q/ε0। बट कंडीशन क्या है कि इफ चार्ज इज नॉट एनक्लोज्ड, इफ चार्ज इज नॉट एनक्लोज्ड, अगर मेरा चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, अगर मेरा चार्ज पैक नहीं है, तो हम लोग गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। गॉस लॉ की नेसेसरी कंडीशन ये है बच्चों की चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, आप हमेशा क्या करेंगे, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर मेरा चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है तो मैं गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मुझे गॉस लॉ को अप्लाई करना होता है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कि इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना पड़ेगा। सरफेस को अज्यूम करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास में चार्ज Q है एंड ये वाला पॉइंट जो मैंने अज्यूम किया, ये पॉइंट मैंने कितना अज्यूम कर लिया, P। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस Q चार्ज का फ्लक्स कितना होगा। Q चार्ज का फ्लक्स मैं इस तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकता। अगर Q चार्ज का फ्लक्स मुझे किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट P से एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे इस चार्ज को पहले एनक्लोज करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, जो कि कैसा अज्यूम किया मैंने, स्फेरिकल अज्यूम किया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल किस टाइप का सरफेस हमें अज्यूम करना होता है।
ठीक है। अब हम लोग इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना हो गया बच्चों, एनक्लोज चार्ज हो गया कितना क्यू, तो अब इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है तो आपको एक सरफेस अज्यूम करना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस, जो कि पूरी तरीके से हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी होता है, और इस सरफेस अप्लाई करने के बाद में हम लोग गॉस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं रिगार्डिंग गॉसियन सरफेस। रिगार्डिंग गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस होता है बच्चों, इसकी क्या खासियत होती है, इस गॉसियन सरफेस की क्या खासियत होती है। तो ये जो गॉसियन सरफेस आपने अज्यूम किया बच्चों, इसकी खासियत क्या होती है, पहली खासियत ये होती है इसकी कि एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका कि आपने जो गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये सरफेस अज्यूम किया था गॉसियन सरफेस, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, ई होगा। यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, ई होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ई होगा। इस तरीके से सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होना चाहिए। और आपको पता है कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कांस्टेंट चार्ज है सरफेस के अंदर, के की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और अगर हम लोग डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कैसा होगा बच्चों, इक्वल होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग इस चार्ज के चारों ओर एक सरफेस कैसा अज्यूम करें, स्फेरिकल सरफेस अज्यूम करें। क्यों, क्योंकि उस केस में ये जो डिस्टेंस होगा ये स्फेयर की रेडियस बन जाएगा और हर पॉइंट पे रेडियस इक्वल होगी। इसलिए हम लोग किसी भी चार्ज का जो सरफेस होता है गॉसियन सरफेस वो कैसा अज्यूम करते हैं, स्फेरिकल अज्यूम करते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर, या तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के कैसा होना चाहिए बच्चों, पैरेलल, और या फिर कैसा होना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अज्यूम किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो गॉसियन सरफेस हम लोग लेंगे उसके या तो पैरेलल होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए बच्चों, पैरेलल होना चाहिए। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल किस तरीके से हो सकता है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, सपोज करो मेरे पास में बच्चों एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एक वायर गिवन है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू है, और इसके जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने कितनी अज्यूम कर ली, लैम्डा अज्यूम कर ली। ठीक है, अगर हम लोग बोलें कि इस वायर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है विद द यूजिंग ऑफ गॉस लॉ, तो हम लोग इस वायर के लिए फ्लक्स अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर मुझे इस वायर का फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो एज इट इज़ आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको पहले गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा, यानी कि आपको इस वायर को एनक्लोज करना पड़ेगा। और आपने जब इस वायर को एनक्लोज करेंगे तो हम लोग जो सरफेस अज्यूम करेंगे बच्चों को कैसे अज्यूम करेंगे, सरफेस को हम लोग अज्यूम करेंगे, वो अज्यूम करेंगे सिलेंड्रिकल सरफेस। आपको पता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों को कैसा होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू वायर होता है VE इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन आर। अगर हम लोग आर को इक्वल कर दें, आर को अगर हम लोग सेम कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा बच्चों, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, अवे होगा, और कैसा होगा बच्चों, इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें, अगर हम लोग इस साइड की बात करें, अगर इस साइड की बात करता हूं मैं, तो इस साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के कैसा बाहर निकल रहा है, परपेंडिकुलर। बट बच्चों अगर मैं इस फेस की बात करूं तो इस फेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, सरफेस के अलोंग है। ये जो सरफेस है बच्चों ये कुछ इस टाइप में है, ये जो सरफेस आपको गिवन है ये सरफेस कुछ इस टाइप में आपको गिवन है। अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। बट अगर इस सरफेस की बात करता हूं मैं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के अलोंग होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर सरफेस के पैरेलल होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कैसा होना चाहिए, हर पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए।
इसलिए हम लोग जो सरफेस अज्यूम करते हैं वो या तो हम लोग सरफेस अज्यूम करेंगे बच्चों सिलेंड्रिकल सरफेस। गॉसियन सरफेस जनरली हम लोग कैसे लेते हैं, या तो सिलेंड्रिकल लेंगे, या फिर सरफेस हम लोग अज्यूम करते हैं स्फेरिकल सरफेस, या फिर हम लोग सरफेस अज्यूम करते हैं क्यूबॉइडिकल सरफेस यानी क्यूबॉइड की फॉर्म में। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि इसका मैं पहले का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास में क्लोज सरफेस है ये, इस क्लोज सरफेस के अंदर यहाँ चार्ज रखा मैंने Q1, यहाँ -Q2, यहाँ Q3 एंड यहाँ मैंने रखा Q4। ठीक है, अब मुझे इस सरफेस का नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स के मेरे पास में दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दूसरा फॉर्मूला हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं किसी भी सरफेस से फ्लक्स को फाइंड आउट करने की। अगर हम लोग अप्लाई करते हैं फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों ध्यान दें यहाँ पे कि जो हम लोग चार्ज लेते हैं यहाँ वो ऑलवेज कैसा चार्ज होना चाहिए, वो एनक्लोज्ड चार्ज होना चाहिए। मतलब फ्लक्स के केस में अगर मुझे सरफेस के अंदर का फ्लक्स फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ चार्ज, तो हम लोग ऑलवेज कैसा चार्ज लेंगे, यहाँ पे इनर चार्ज लेंगे, यानी कि जो एनक्लोज चार्ज है वो चार्ज लेंगे। तो यहाँ पे केवल हम लोग बात करेंगे Q1 और -Q2 की, मुझे Q3 और Q4 से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग Q1 -Q2 Q3 और Q4 चारों चार्जेस को यहाँ पे काम में लेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q1 भी देगा, Q2 भी देगा, Q3 भी देगा और Q4 भी देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एनक्लोज्ड चार्ज एज वेल एज आउटसाइड जो चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है। बट अगर हम लोग चार्जेस की बात करें, अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें विद द हेल्प ऑफ चार्ज, तो ऑलवेज हम लोग कैसा लेते हैं, एनक्लोज्ड चार्ज लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो गॉस लॉ होता है, ये जो गॉस लॉ का कंसेप्ट है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसी भी गॉसियन सरफेस की साइज पे डिपेंड नहीं करता और उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता। या तो वो साइज पे डिपेंड करेगा, ना वो उसकी शेप पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास में एक स्फेयर है और इसके अंदर कितना चार्ज है बच्चों, क्यू चार्ज है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप बोलेंगे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैंने इसकी शेप को इंक्रीज कर दिया, मैंने इसकी शेप को साइज को बढ़ा दिया, मैंने इसके साइज को बढ़ा दिया, अब इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू है। अब मैं आपको बोलूँ इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप बोलेंगे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब भी इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू है। बट अब मैंने इसकी शेप को चेंज कर दिया। अगर मैंने इसको एक क्यूबॉइड अज्यूम करना, एक क्यूब अज्यूम कर लिया और उस क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना है बच्चों, क्यू है। अब इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो अब भी इससे कितना फ्लक्स पास होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कभी भी फ्लक्स होता है वो कभी भी गॉसियन सरफेस की ना तो साइज पे डिपेंड करता है बच्चों, ना ही किस पे डिपेंड करता है, उसकी शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका एक एग्जांपल गिवन है जिसमें आपको कहा गया है कि एक स्फेरिकल सरफेस है, उससे कुछ फ्लक्स की वैल्यू आपको गिवन है, इतना फ्लक्स पास हो रहा है। अगर मैं इस स्फेयर की रेडियस को डबल कर दूं तो कितना फ्लक्स पास होगा, तो नो चेंज, जितना फ्लक्स पहले पास हो रहा था उतना ही फ्लक्स बाद में पास होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, सिंपल हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इस फ्लक्स को समझ। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो गिवन है, एक हम लोग ले रहे हैं क्यूब और एक चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। सपोज करो एक चार्ज को मैंने यहाँ रख दिया इस क्यूब के सेंटर पे। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहला आपको फाइंड आउट करना है कि इस कंप्लीट क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, इस कंप्लीट क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है इसकी एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले गॉस लॉ का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले हमेशा सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो चार्ज है वो एनक्लोज्ड है या नहीं। अगर आपका चार्ज एनक्लोज्ड है तो बहुत बढ़िया, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस सीधा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर पाइए। बट अगर आपका चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है तो उसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस को अज्यूम करते हैं। बट पहले हम लोग आते हैं इस सिंपल से क्वेश्चन के ऊपर, क्या ये चार्ज, अगर मैं किसी क्यूब के अंदर इस चार्ज क्यूब को रखता हूँ तो क्या ये चार्ज एनक्लोज्ड है। बच्चों सोच के देखो, ऑब्वियस ही बात है, क्यूब के अंदर रखा हुआ है सेंटर पे, मतलब पूरी तरीके से ये चार्ज कैसा है, एकदम एनक्लोज्ड है, एकदम पैक है।
तो हम लोग सिंपल यहाँ पे गॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे क्यूब के अंदर चार्ज कितना है, क्यू, तो यानी कि इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सिंगल फेज से कितना फ्लक्स पास होगा। बच्चों अगर हम लोग ये क्यूब की बात करें, फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने ये क्यूब लिया, ठीक है, वैसे दिखने में ये क्यूबॉइड है बट मैं इसको मान लेता हूँ एक क्यूब है। एक क्यूब में कितनी साइड होती है, पहले हम लोग थोड़ी सी स्टडी करते हैं क्यूब को लेके। ये जो क्यूब होती है बच्चों, क्यूब का मतलब होता है कि इसकी ईच जो साइड होती है वो इक्वल होती है। पहली बात तो अगर ये साइड की लेंथ एल है तो ये भी एल होगी और ये भी कितनी होगी, एल होगी। क्यूबॉइड में ये डिफरेंट होती है। ठीक है। अगर हम लोग क्यूब की फेसेस की बात करें तो बच्चों ये जो होती है इन्हें हम लोग बोलते हैं क्यूब की फेसेस। तो ये 1 हो गई 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये नीचे वाली कितनी हो गई 6। मतलब किसी भी क्यूब में कितनी फेसेस होती है बच्चों, 6 फेसेस होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती है बच्चों, 6 होती है। ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं एजेस की। किसी भी क्यूब के अंदर ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, इन्हें हम लोग बोलते हैं एजेस। क्या बोलते हैं, एजेस। तो क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि अगर हम लोग इन्हें काउंट करें तो ये टोटल नंबर ऑफ एजेस होती है अपने क्यूब में कितनी होती है बच्चों, 12 होती है। तो क्यूब के अंदर एजेस कितनी होती है, 12 होती है। नाउ अब हम लोग बात करें वर्टेक्स की। तो जो क्यूब के जो कॉर्नर्स होते हैं बच्चों, ये जो कॉर्नर्स होते हैं किसी भी क्यूब के, इन्हें हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो कॉर्नर्स होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। तो वर्टेक्स इतने होते हैं, अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि किसी भी क्यूब के अंदर वर्टेक्स इतने होते हैं बच्चों, 8 वर्टेक्स होते हैं। ये सिंपल स्टडी बेसिक नॉलेज आपको क्यूब की होनी चाहिए। ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस कि एक सिंगल क्यूब के अंदर चार्ज क्यू है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक सिंगल फेस की बात करें, एक सिंगल फेस में बच्चों देखो पूरे क्यूब में, अब पूरे क्यूब में कितनी फेसेस होती है, 6 फेसेस होती है। तो 6 फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, एक सिंगल एज से कितना फ्लक्स पास होगा, तो एक पूरे क्यूब में कितनी एजेस होती है, 12। एक सिंगल से कितना पास होगा, क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं कि एक सिंगल वर्टेक्स से कितना फ्लक्स पास होगा, तो क्यू अपॉन सिंगल वर्टेक्स से कितना हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको करने हैं। नाउ अब हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को लिया, अब हमने चार्ज को थोड़ा सा कहाँ रख दिया, एट द फेसेस ऑफ द क्यूब। अब मैंने इस चार्ज को इस सिंगल फेस के क्यूब के इस फेस पे रख दिया, यानी कि चार्ज को मैंने यहाँ रख दिया इस फेस पे। ठीक है। नाउ अब मुझे फाइंड आउट करना है एज इट इज 5 क्यूब, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा और एक सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मेरा जो चार्ज है क्या वो एनक्लोज्ड चार्ज है या नहीं। तो क्या ये चार्ज एनक्लोज्ड है बच्चों। अब मैंने इस चार्ज को जो रखा है, इस चार्ज को मैंने यहाँ रखा हुआ है, इस चार्ज को मैंने कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। क्या ये एनक्लोज्ड चार्ज है, नहीं, ये एनक्लोज्ड चार्ज नहीं है, यहाँ से ओपन है। ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इमेजनरी सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब इस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। एनक्लोज करने के लिए हम लोग ऑलवेज सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस को एज्यूम करते हैं और चार्ज ऑलवेज कहाँ लाने की कोशिश करते हैं कि एकदम मिड में। सिमेट्रिक सरफेस होने का मतलब चार्ज सरफेस के एकदम मिड में आना चाहिए। ठीक है। तो इस सरफेस को क्लोज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इमेजनरी दूसरा सरफेस मैंने काम में लेके आया मैं, और अब मेरा चार्ज कैसा हो गया बच्चों, पूरी तरीके से एनक्लोज्ड हो गया। ठीक है। पूरी तरीके से एनक्लोज हो गया और चार्ज क्या आ गया, उसके एकदम मिड में आ गया। मतलब यहाँ पे मैंने एक दूसरा सरफेस एज्यूम कर लिया इस टाइप से, और मेरा जो चार्ज है वो कैसा आ गया, वो एकदम मिड में आ गया। ठीक है बच्चों। ये अब मेरे पास में मुझे ये फाइंड आउट करना, अब मेरे क्यूब कितने हो गए, 2 क्यूब हो गए। मेरे को ये फाइंड आउट करना है एक सिंगल क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है बच्चों। 2 क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, 2 क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 क्यूब में चार्ज क्यू है। तो सिंगल क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, जब भी इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन करें और सिंगल फेस है तो जो भी बच्चों कॉमन फेस होती है वो हम लोग काउंट नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम लोग इन दोनों क्यूब को इस तरीके से रखें तो ये वाली फेस और ये वाली फेस, ये दोनों फेस आपस में कॉमन हो गए, तो इन्हें हम लोग काउंट नहीं करते यहाँ पे। तो कितनी फेसेस रह गई बच्चों, इसको मुझे काउंट नहीं करना है, तो इसमें 5 रह गई। इसको भी मुझे काउंट नहीं करना है, इसमें भी 5 रह गई। नंबर ऑफ फेसेस कितनी हो गई, टोटल 10 हो गई। तो यानी कि एक सिंगल फेस से 10 फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, देन इन सिंगल फेज से कितना फ्लक्स पास होगा, Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर इसमें स्पेशल केस क्या होता है कि इफ ये जो चार्जेस हैं आर प्लेस्ड ऑन ऑल फेसेस, जितने भी फेसेस हैं अगर हम लोग सारी फेसेस को चार्ज को रख दें तो नेट कितना फ्लक्स पास होगा। बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, जो सिंगल क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर हम लोग पूरी फेसेस पे चार्ज को रख दें तो नेट चार्ज मेरा कितना हो गया बच्चों 6Q अपॉन नेट चार्ज मेरा कितना हो गया बच्चों, नेट चार्ज मेरा हो जाएगा, मुझे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 6Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये हो गया 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इक्वेशन हम करते हैं। अब हमने चार्ज को रख दिया व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट एजेस ऑफ द क्यूब। अब केस नंबर 3 में मैंने चार्ज को यहाँ रख दिया बच्चों, इस वाली पॉइंट पे, इसकी एक एज पे रख दिया, यानी कि अगर हम लोग इसको समझे एग्जांपल से, तो अब मैंने चार्ज को कहाँ रख दिया, अब मैंने चार्ज को यहाँ पे रख दिया बच्चों, इस पॉइंट पे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, मैंने चार्ज को यहाँ रख दिया इस पॉइंट पे। क्या मेरा चार्ज एनक्लोज्ड है? नहीं, मेरा चार्ज बिल्कुल भी एनक्लोज्ड नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना है कि चार्ज एनक्लोज्ड हो और ऑलवेज सरफेस के कहाँ जाए, वो सेंटर पे आए। ठीक है, इस चार्ज को मैंने एनक्लोज करने के लिए मुझे सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। सपोज करो बच्चों, मैंने यहाँ पे इसके पास में एक दूसरा मैं लेके आया इस टाइप से, एक क्यूब मैंने यहाँ लेके आया, क्या ये चार्ज एनक्लोज्ड हुआ? ये चार्ज एनक्लोज्ड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से ये जो चार्ज है ये कैसा है, ओपन है। अब इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए मैंने 2 क्यूब और रख दिए, एक क्यूब मैंने यहाँ रख दिया और एक क्यूब को मैंने यहाँ रख दिया। क्या मेरा चार्ज एनक्लोज्ड हो गया? यस सर, बिल्कुल मेरा चार्ज एनक्लोज्ड हो गया। और चार्ज कहाँ चला गया, इस पूरे सरफेस के कहाँ चला गया, सेंटर पे चला गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्यूब हो गए 4। तो यानी कि अगर हम लोग 4 क्यूब की बात करें तो 4 क्यूब में चार्ज कितना है, क्यूब। तो एक सिंगल क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, 4 क्यूब से कितना होगा, क्यूब अपन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सिंगल क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा बच्चों, क्यूब अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ अगर मैं फाइंड आउट करूँ एक सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास होगा बच्चों, एक सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। अब मुझे काउंट करना पड़ेगा यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन फेस होती है उसे हम लोग काउंट नहीं करते। अगर हम लोग इस क्यूब की बात करें तो ये वाली जो फेस है इसके साथ कॉमन हो गई और ये वाली जो फेस है वो इसके साथ कॉमन हो गई। ठीक है, मतलब एक सिंगल क्यूब में 2 फेसेस कॉमन हो गई। तो यानी कितनी फेसेस रह गई, 6 - 2 = 4। एक सिंगल क्यूब में 4 फेसेस रह गई, तो 4 क्यूब में कितनी फेसेस होगी, 16। एक में 4 फेस हैं तो 4 क्यूब में कितनी फेस होगी, 16। यानी कि 16 फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। एक सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट ऑल दी एजेस, अगर जितने भी एजेस हैं सबके ऊपर हमने चार्ज Q को रख दिया, तो हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो मुझे क्या फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, कितने एजेस होते हैं बच्चों क्यूब में, 12 एजेस होते हैं। तो एक सिंगल क्यूब से जो फॉर्मूला मिलता है उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, 12Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ज इज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। अब इसके इसमें जो चार्ज को रखा आपने वो इसके एक कॉर्नर पे रख दिया, यहाँ पे एक वर्टेक्स पे रख दिया। मतलब अगर हम लोग इसको समझें तो अब मैंने इस चार्ज को कहाँ रख दिया बच्चों, अब मैंने इस चार्ज को यहाँ पे इस कॉर्नर पे रखा, मैंने चार्ज को क्यूब के इस कॉर्नर पे रख दिया। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। तो क्या मेरा चार्ज एनक्लोज्ड है, बिल्कुल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। एक क्यूब को मैंने यहाँ रखा, एक क्यूब को मैंने यहाँ रखा और एक क्यूब को मैंने यहाँ रखा। क्या मेरा चार्ज एनक्लोज्ड हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर से कैसा ये अभी ओपन है। तो एक क्यूब को मैंने यहाँ रखा, एक क्यूब को मैंने यहाँ रख दिया और एक क्यूब को मैंने यहाँ रखा और फाइनल लास्ट क्यूब को मैंने कहाँ रख दिया बच्चों, फाइनल क्यूब को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मेरा जो चार्ज हो गया बच्चों वो कैसा हो गया, बिल्कुल एनक्लोज्ड हो गया और चार्ज कहाँ चला गया, एकदम सेंटर पे चला गया। ठीक है, चार्ज अगर सेंटर पे चला गया इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए मेरे पास में, 8। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 8 क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सिंगल क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, सिंगल क्यूब से फ्लक्स पास होगा 5 क्यूब इक्वल टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट।
एक सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास होगा बच्चों? एक सिंगल फेस से मुझे अगर फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो मुझे कॉमन जो फेसेस है उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक सिंगल क्यूब में कितनी कॉमन फेसेस है वो काउंट कर लेते हैं बच्चों। एक क्यूब को मैंने यहाँ रखा था, एक क्यूब को मैंने यहाँ रखा था, यानी कि ये वाली जो फेस थी वो कॉमन थी। एक क्यूब को मैंने यहाँ रखा था, ये वाली फेस भी कॉमन हो गई, और एक क्यूब को मैंने ऊपर रखा था, यानी ये वाली फेस भी कॉमन हो गई। यानी कि एक सिंगल क्यूब में कितनी फेसेस कॉमन हो गई? 1 2 3, यानी रिमेनिंग फेसेस कितनी है? 3। एक सिंगल क्यूब में अगर 3 फेसेस रिमेनिंग हैं तो 8 क्यूब में कितनी फेसेस रिमेनिंग होगी? 8 × 3 यानी 24, यानी कि एक सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ऑल वर्टेक्स पे हम लोग चार्ज रख दें, अगर हम लोग चार्जेस को कहाँ रखते हैं? ऑल वर्टेक्स के ऊपर रख दें चार्ज Q को, तो कितना फ्लक्स पास होगा? तो मुझे क्या करना है, जितने वर्टेक्स हैं, जितने भी वर्टेक्स हैं उसको क्या मल्टीप्लाई कर देना है 8 से। जितने भी वर्टेक्स है उसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है Q/8 एप्सिलॉन नॉट से। तो आंसर कितना आएगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं, आपको गिवन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड इज लैम्डा। एक रॉड आपको गिवन है और इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है। कैलकुलेट मैक्सिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब ऑफ साइड L, साइड L व्हेन रॉड इज इंसर्टेड इन द क्यूब। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैं इस क्यूब के अंदर इस रॉड को इंसर्ट करता हूँ तो इस क्यूब से मैक्सिमम कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, और क्यूब की जो साइड है वो रॉड की लेंथ के इक्वल गिवन है। तो किसी भी क्यूब से कितना फ्लक्स पास होता है? फाई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा Q/एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्यूब में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका फ्लक्स उतना ही मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब बच्चों सपोज करो मैंने यहाँ पे एक क्यूब अज्यूम किया, मैंने यहाँ पे एक क्यूब अज्यूम किया इस टाइप से। ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर मैं इस क्यूब के अंदर इस रॉड को इस टाइप से इंसर्ट करता हूँ, इस रॉड को मैंने ऐसे इंसर्ट किया इस टाइप से, और इस रॉड की जो लेंथ है वो इसके इक्वल है, मतलब ये रॉड यहीं तक है। अगर मैं इसको इस तरफ से इंसर्ट करता हूँ तो मेरी रॉड की लेंथ मैक्सिमम है। मेरी जो रॉड की लेंथ है वो कितनी काम में आ रही है? L। कितनी काम में आई बच्चों? L। अगर मैं इसको ऐसे इंसर्ट करता हूँ तो मेरी रॉड की लेंथ अब भी कितनी काम में आएगी? L। बट अगर मैं इसको डायगोनल के अलोंग इंसर्ट करता हूँ बच्चों, तो किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है √3L, यानी कि वो मैक्सिमम होती है। मतलब अगर मैं इस रॉड को इस क्यूब के डायगोनल के अलोंग इसके अंदर एंटर कराऊँ तो उस केस में मेरी मैक्सिमम लेंथ काम में आएगी, यानी कि उस केस में इस क्यूब के अंदर जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस में आपको जो रॉड को इंसर्ट करवाना है बच्चों, वो कैसे करवाना है? इसके अंदर इसके डायगोनल के अलोंग। ठीक है, अब यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना गिवन है आपको? लैम्डा। देन अगर हम लोग इसकी ईस्ट साइड L लें तो इसके जो डायगोनल की लेंथ होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी? √3L। तो अब इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? इस पे नेट चार्ज हो जाएगा बच्चों √3L × लैम्डा/एप्सिलॉन नॉट। यानी इस केस में इसका जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एज इट इज क्वेश्चन आपको गिवन है, ये एक वायर गिवन है, वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है वो गिवन है लैम्डा = Q कूलम्ब/सेंटीमीटर पर। मतलब यूनिट 1 सेंटीमीटर में चार्ज कितना है? Q है। आपने ये जो वायर लिया, इसकी जो वायर जो है सिलेंडर के अंदर जो वायर की लेंथ है वो कितनी है बच्चों? 1 मीटर। आपको बोल रहा है कि इस क्यूब से, इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है वायर की? 1 मीटर। फ्लक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, फाई = Q/एप्सिलॉन नॉट। एक सिंगल सेंटीमीटर पे चार्ज कितना है बच्चों? Q, यानी कि 1 मीटर वायर के अंदर टोटल कितना सेंटीमीटर हुआ? 100 सेंटीमीटर। तो सिंगल सेंटीमीटर पे अगर चार्ज Q है तो 100 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? 100Q। यानी कि इसमें नेट चार्ज कितना है सिलेंडर के अंदर? एनक्लोज चार्ज कितना हुआ? 100Q अपॉन फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे Q/एप्सिलॉन नॉट। तो Q की जगह 100Q/एप्सिलॉन नॉट। ये मुझे मिल गया नेट फ्लक्स की वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेट नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। बच्चों यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में एक रिंग गिवन है और एक स्फीयर गिवन है। ठीक है, और ये जो रिंग है, ये जो पार्ट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो रिंग के सेंटर से कितना एंगल बना रहा है बच्चों? 120 डिग्री।
क्वेश्चन ये बोल रहा है इस रिंग पे नेट चार्ज किस गिवन है आपको क्यू। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, यानी कि इस स्फीयर से नेट कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि स्फीयर के अंदर नेट चार्ज कितना है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे स्फीयर का फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो मुझे केवल स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है केवल उससे मतलब है। तो स्फीयर का जो अंदर चार्ज है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सिंपल सा मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं कि कोई भी जो क्लोज सरफेस होती है वो हमेशा सेंटर पे कितना एंगल ड्रॉ करती है बच्चों, 360 डिग्री। ये जो रिंग है, ये जो सर्किल है, ये सेंटर पे कितना एंगल ड्रॉ करता है, 360 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये मुझे काउंट करना है। अच्छा, ये जो एंगल बच्चों गिवन है ये कितना है, 120 डिग्री। अगर हम लोग इस रिंग को या अगर हम लोग किसी भी सर्किल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर मैं सर्किल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ बच्चों, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया इस टाइप से, तो इसके सेंटर से टोटल एंगल 360 डिग्री बनता है। तो यानी कि अगर मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 120 डिग्री। ये कितना होगा, 120 डिग्री। और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री। मतलब अगर ये वाला जो चार्ज, टोटल चार्ज अगर Q है तो यहाँ 1/3 चार्ज होगा Q/3, Q/3 एंड Q/3। मतलब ये जो पोर्शन है इस पे चार्ज कितना आएगा, Q/3। तो Q/3 चार्ज हो गया स्फीयर के अंदर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह Q/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। नाउ एक नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक बाउल आपने लिया, इस बाउल के ऊपर आपने ये चार्ज रख दिया प्लस Q चार्ज। इस बाउल से नेट कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या मेरा चार्ज एनक्लोज्ड है? नहीं, मेरा चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इस चार्ज को एनक्लोज करेंगे। तो इस बाउल को एनक्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक दूसरा बाउल एज इट इज रख देंगे इस टाइप से। यानी कितने बाउल्स हो गए मेरे पास में, 2। और ये चार्ज कहाँ आ गया, उसके एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ गया। यानी कि 2 बाउल से कितना फ्लक्स पास होगा बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सिंगल बाउल से कितना फ्लक्स पास हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल से मेथड्स हैं जिससे आपको गॉस लॉ के क्वेश्चंस ना। अब हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग कंसेप्ट काम में ले रहे हैं किसका, एक डाईपोल का। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक क्यूब है, इसकी इस साइड कितनी है, L। आपने एक डाईपोल गिवन है -Q और +Q चार्ज से बना हुआ, और दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो भी कितना है, L है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको फ्लक्स यानी कि फाई और डिस्टेंस के साथ में ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो मैंने चार्ज यहाँ मैंने लिया बच्चों फ्लक्स फाई, एंड यहाँ मैंने लिया डिस्टेंस x। ठीक है ना। जब हम लोग इस क्यूब के अंदर इस अपना इंसर्ट कराएंगे इस डाईपोल को, तो बच्चों देखिए सपोज करो मेरे पास में डाईपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने अज्यूम किया और ये नेगेटिव चार्ज अज्यूम किया। अभी बच्चों अगर मैं इस डाईपोल को इस तरीके से इंसर्ट करा रहा हूँ, अभी इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना है बच्चों, 0। इसका मतलब इस क्यूब से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर इंसर्ट हो गया, तो अभी इसका फ्लक्स इतना हो गया, इसके अंदर केवल पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी इसका फ्लक्स हो गया फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो कि फिक्स हो गया। तो यहाँ से जब तक कि जो मेरी रॉड है मैं इसको इंसर्ट करवा रहा हूँ, सॉरी डाईपोल को मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक कि मेरी जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है, L के इक्वल है। जब तक कि मेरी इसकी जो लेंथ है वो L के इक्वल है, तब तक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि जब तक मेरी लेंथ L के इक्वल है तब तक मेरा जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि जैसे ही मेरी लेंथ L से थोड़ी सी ज़्यादा हुई, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज एंटर करेगा, अब मेरा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये जो वैल्यू आएगी -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगी, प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगी। यानी कि नेक्स्ट मेरी जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कितनी लेंथ तक आएगी बच्चों, वापस ही आएगी L लेंथ तक। और इसके बाद में मेरा जो फ्लक्स होगा पूरा, जब डाईपोल इससे बाहर निकल जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वापस 0 हो जाएगी। तो ये मुझे मिल गया पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये मुझे मिल गया नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये ग्राफ मुझे मिल गया फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है, इसी टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाईपोल की जगह हम लोग काम में ले रहे हैं क्या, डाईपोल की जगह हम लोग काम में ले रहे हैं यहाँ पे एक रॉड। अब मैंने इस रॉड को इस क्यूब के अंदर इंसर्ट करवाया,
मुझे वापस ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, फ्लक्स वर्सेस एक्स ग्राफ, यानी कि फाई वर्सेस डिस्टेंस यानी एक्स ग्राफ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ से जैसे जैसे अब मेरा चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, पहले वाले केस में केवल चार्ज यहाँ था और चार्ज यहाँ पे था। अगर मैं यहाँ पे इसको शो करूँ तो पहले वाले केस में मेरा एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ था और नेगेटिव चार्ज यहाँ था, बट अब इस केस में मेरा जो चार्ज है वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको इसके अंदर इंसर्ट करवाया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज एंटर हुआ यानी कि फ्लक्स इंक्रीज हुआ। बट जैसे 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 हम लोग इस रॉड को इंसर्ट करवाते रहेंगे, इस पर नेट चार्ज की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, यानी कि इसका फ्लक्स भी कंटिन्यू इंक्रीज होता रहेगा। और कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि ये कंप्लीट इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो जाता, मतलब लेंथ एल तक। तो यानी कि अगर हम लोग एल लेंथ की बात करें तो एल लेंथ तक इसका जो फ्लक्स होगा बच्चों वो कंटिन्यू इंक्रीज होगा। उसके बाद में क्या होगा, एल लेंथ के बाद में ये जो चार्ज है बच्चों यहाँ से बाहर निकलने लग जाएगा, मतलब क्यूब के अंदर नेट चार्ज की वैल्यू कंटिन्यू डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली जो फ्लक्स की वैल्यू है डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। इसी क्वेश्चन क्या किसके ऊपर, फ्लक्स के ऊपर। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको फाइंड आउट करना है कि आपको 2 स्फीयर्स गिवन है। पहले वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है, पहले स्फीयर के अंदर चार्ज आपको गिवन है Q, एंड सेकंड स्फीयर के अंदर आपको एक तो चार्ज Q गिवन है ऑलरेडी और एक आपको एक वायर गिवन है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू कितना गिवन है, kx गिवन है, और वायर की जो लेंथ गिवन है वो कितनी है, L गिवन है। तो आपको ये बताना है कि S1 और S2 से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है उनका रेशियो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो वायर ए बी है इस पर नेट चार्ज कितना है बच्चों ये फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर आपको लैम्डा गिवन है तो नेट चार्ज का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू डी एक्स, और लिमिट्स हम लोग अप्लाई करेंगे 0 से टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी L, तो 0 टू L। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी के एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L, यानी कि बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू L इक्वल टू के, हम लोग लिमिट सब पुट करेंगे, वैल्यू आएगी के एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, नाउ अब मैं अप्लाई करता हूँ फाई S1। S1 के अंदर बच्चों कितना चार्ज है, S1 के अंदर तो केवल Q चार्ज है, तो यानी कि S1 से कितना फ्लक्स पास होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लोग S2 की बात करें बच्चों तो S2 के अंदर Q तो चार्ज ऑलरेडी S2 के अंदर है, प्लस ये वाला चार्ज भी S2 के अंदर है, तो S2 के अंदर नेट चार्ज कितना हुआ, Q प्लस के एल स्क्वायर बाई 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको फाई S1 अपॉन फाई S2 फाइंड आउट करना था, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया Q अपॉन Q प्लस के एल स्क्वायर बाय 2। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर। अगर यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.18 ये कह रहा है फाइंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर गिवन है बच्चों, या सपोज करो एक स्क्वायर है, मैंने इसको मान लिया एक स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर के ऊपर यहाँ से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हाइट पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा चार्ज एनक्लोज्ड है या नहीं। क्या ये चार्ज एनक्लोज्ड है, नहीं, ये चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे एक स्क्वायर आपने अज्यूम किया, एक स्क्वायर आपने यहाँ अज्यूम किया, एक स्क्वायर आपने यहाँ अज्यूम किया, एक स्क्वायर आपने यहाँ अज्यूम किया, और इस चार्ज को ऊपर से भी एनक्लोज, यानी कि पूरा तरफ से आपने क्या कर दिया, इसको एनक्लोज्ड कर दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए बच्चों यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 एंड नीचे कितना हो गया 6, यानी 6 फेसेस हो गई। ठीक है, तो 6 फेसेस के अंदर चार्ज कितना है बच्चों 10 माइक्रोकूलम, यानी 6 फेसेस के अंदर चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम। तो मुझे तो एक सिंगल फेज से यानी एक सिंगल स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो सिंगल फेज से कितना होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू मुझे गिवन है 10 माइक्रो मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो मेरा आंसर आता है फाई इक्वल टू, ये मुझे आंसर मिल गया इसका 2.2 इंटू 10⁵ एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चों, ना नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 20 की।
आपको एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गिवन है, सपोज करो मेरे पास में गॉसियन सरफेस है, कैसी है ये, स्फेरिकल है, और इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये फ्लक्स की वैल्यू आपको गिवन है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन ये बोल रहा है द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड हाउ मच फ्लक्स विल पास। बच्चों देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैं इस स्फीयर की रेडियस को डबल कर दूं तो इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि गॉसियन सरफेस जो फ्लक्स होता है बच्चों वो गॉसियन सरफेस की साइज पे और शेप पे कभी डिपेंड नहीं करता। अगर मैं इसकी रेडियस को डबल कर दूंगा मतलब इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया, बट साइज को इंक्रीज करने से इसके अंदर का जो चार्ज है वो अंदर का जो चार्ज है बच्चों वो वैरी नहीं करेगा। मतलब पहले वाले केस में इसका जो फ्लक्स है वो कैसा रहेगा बच्चों, नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्यू एनक्लोज, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला मुझे पता है phi = Q/ε0, देन Q = phi × ε0। फाई की वैल्यू कितनी गिवन है, -1 × 10⁻³ इंटू ε0 की वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻12। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है -8.8 नैनो कूलम। नैनो मीन्स 10⁻19 कूलम। यानी कि इस क्यूब के अंदर जो मेरा चार्ज, इस स्क्वायर के अंदर जो मेरा चार्ज है वो बच्चों कैसा चार्ज है, वो एक नेगेटिव चार्ज है, और फ्लक्स नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड लाइन्स हो रही है वो इसके अंदर एंटर हो रही है। ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनवर्ड डायरेक्शन में तो फ्लक्स ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.17। क्वेश्चन नंबर 1.17 आपको गिवन है कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स से कितना फ्लक्स पास हो रहा है बच्चों, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेट चार्ज कितना है बॉक्स के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है, हमने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे phi = Q/ε0, देन Q विल बी इक्वल टू phi × ε0। phi की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻³ इंटू ε0 की वैल्यू आपको पता है 85 × 10⁻12। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे फाइनल आंसर मिलता है 0.07 माइक्रो कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 0। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बॉक्स है, अगर इस बॉक्स से जो आउटवर्ड फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो क्या कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। मतलब अगर इस बॉक्स के अंदर, अगर इस बॉक्स से नेट फ्लक्स 0 बाहर निकल रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। बच्चों एक्चुअल में जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi = वो होता है σQ/ε0। यानी कि फॉर्मूले के अंदर हम लोग हमेशा किसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेट चार्ज की। नेट चार्ज का मतलब चार्ज तो है बट फ्लक्स 0 होगा, इसका मतलब नेट चार्ज कितना होगा बच्चों, 0 होगा। और नेट चार्ज 0 का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर मैंने यहाँ पे एक रख दिया +Q चार्ज और एक रख दिया -Q चार्ज, यानी जितना मेरा चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज इसके अंदर है तो नेट चार्ज कितना हो गया बच्चों, 0। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इसके अंदर हो भी सकता है बट नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए।